जानकारियां आपको मिलने वाली हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे। श्रीकांत जुड़े हैं हैदराबाद से। जी श्रीकांत जी, स्वागत है आपका शो में। श्रीकांत जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी मैम पहुंच रही है। नमस्कार मैम। नमस्कार आचार्य जी, राधे राधे आचार्य जी। जय माता दी। आचार्य जी, मैं मेरी बहन के बारे में पूछना चाहता हूँ महाराज जी, बताएं। जी, उनका नाम रेखा सिंह है। क्या है? रेखा सिंह, उनका डेट ऑफ बर्थ है रेखा 20 अक्टूबर 20/10/1979 जी 1979। समय शाम के 6 बजे है आचार्य जी। उस दिन दिवाली थी आचार्य जी। बहुत अच्छा। जन्म स्थान कहाँ का है? हैदराबाद से आचार्य जी। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। क्या जानना चाहते हैं आचार्य जी? उनका विवाह के तकरीबन 18 साल 17 साल हो चुके हैं आचार्य जी। जी उनकी अभी तक कोई संतान नहीं हुई आचार्य जी। और घर में रहता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, उनके हिसाब से नहीं बनती है जी। आप कुछ उपाय दीजिए आचार्य जी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, समझना होगा दोस्तों। इनकी पत्रिका का विवेचन करने के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि इनकी पत्रिका में 7वें भाव के अंदर सूर्य नीच राशि के अंदर विराजमान है और गुरु चांडाल दोष बना है। पिछले जन्म में जब गुरु का ऋण लग जाता है तो हमारे जीवन में हम चाह कर भी सफलता का योग नहीं बना पाते हैं। बेहतर है कि आप इनकी पत्रिका में अगर संतान को प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु चांडाल दोष का पूजन करें। गुरुवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र को धारण करती हैं और भगवान नारायण की अर्चना करती हैं। ओम क्लीं देव की शुद्ध गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्णा तुम हम शरणम गता। विश्वास मानिए, सच्ची आस्था के साथ भगवान कृष्ण के बाल रूप का जो है पूजन कराइए। इनके जीवन में संतान का योग बन जाएगा। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूँ, देखिए गुरु की महादशा इनकी पत्रिका में 2003 से चले और गुरु चांडाल दोष लगा है। समझना होगा कि अगर आप इस कर्म को नहीं करते हैं तो गुरु जब तक इनके जीवन में रहेंगे तब तक संतान का योग नहीं बनने देंगे। बेहतर है चांडाल दोष पूजन कराइए और आगे आने वाले समय के अंदर जैसे कि इनकी पत्रिका का हम विवेचन कर रहे हैं, इनके स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी का योग बन सकता है। बेहतर है कि जो उपाय बताएं इसको कराइए। इनके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का योग बन जाएगा, अच्छे गृहस्थ जीवन का योग बन जाएगा, अच्छे संतान का योग बन जाएगा। जी हाँ। और चलिए बात करते हैं फिर से आज के विषय के बारे में। करियर बच्चों का बहुत जरूरी है आचार्य जी। कंपटीशन का दौर है और हर बच्चा जो है मेहनत खूब करता है जी। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई तो खूब करते हैं लेकिन उतने अच्छे मार्क्स उनके नहीं आ पाते जितने की वो उम्मीद करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है याद किया हुआ भी भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम शीट सामने आती है ब्लैंक हो जाता है बच्चा। क्या इसके पीछे कोई कर्म भी जिम्मेदार है, माता पिता के कर्म या फिर बच्चों के ऐसे कुछ कर्म जिनकी वजह से उनका जो है विद्या में इस तरह का इतनी उन्नति ना मिल पाना? क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल कंचन जी, देखिए समझना होगा। गोस्वामी जी के माध्यम से हम देखिए हरदम संस्कार के माध्यम से और किसी शास्त्र के माध्यम से समझाने की चेष्टा करता हूं कि हमारे जीवन में जो असफलताएं आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, उसका कारण क्या है। बिना कारण के कोई भी ग्रह हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी पीड़ा का योग नहीं बनाता। हमारे साथ बहुत ऐसे लोग हैं, बोलते हैं आचार्य जी हमारे जीवन में इतना बुरा हो गया, हमारा बच्चा इतना अच्छा पढ़ाई करता है लेकिन उसके जीवन में सफलता का योग नहीं बन पा रहा है। उन तमाम माता पिता को समझाना चाहते हैं कि आपके बच्चे की पत्रिका का आप विवेचन भी करा लेते हैं। कई बार आपको बता दिया जाता है इस प्रकार का दोष है, इसका आप निदान करें, लेकिन आप क्या करते हैं, आप बड़े अच्छे स्कूल के अंदर तो आप डोनेशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, या बड़े बड़े आप बच्चे पे पैसे का व्यय करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जो आपके बच्चे की पत्रिका के अंदर जो ग्रह पीड़ा दे रहा है, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे माध्यम से आप कराएं, किसी आचार्य के माध्यम से, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारे जीवन में कर्म क्या बनते हैं, जैसे भी थोड़े समय पहले हमने चर्चा किया कि अगर हमारी पत्रिका के अंदर गुरु पीड़ित हो गए, गुरु ज्ञान के स्वामी है, हमारे पास बुद्धि, तो हम कई ऐसे दर्शक हैं उनके बच्चे की बुद्धि बहुत तेज है, तो बच्चा जो भी चाहता है वो सफलता का योग बना लेता है, उसका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन क्या है कि उसका ज्ञान क्षेत्र पीड़ित हो गया। गुरु उसके जीवन में पीड़ित हो गए हैं और गुरु चांडाल दोष लगाकर बैठ गए हैं, गुरु 6ठे 8वें 12वें भाव के अंदर विराजमान होकर बैठ गए हैं, या गुरु किसी भी शत्रु राशि के अंदर विराजमान होकर बैठे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा बच्चा बुद्धिमान बहुत है, क्योंकि बुध स्ट्रांग है, बुध अच्छी स्थिति के अंदर विराजमान है, तो बुध हमारे बच्चे की बुद्धि को तो बहुत तेज कर दिया है। किसी व्यक्ति के पास खड़ा होता है तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर दिया है, लेकिन उसका एजुकेशन इतना पीड़ित कर दिया है, एजुकेशन के क्षेत्र में इतनी रुकावट का योग बना दिया है कि हमारा बच्चा सफलता का योग नहीं बना पाता। दूसरा कारण बताया भृगु महाराज जी ने, आपके पंचमे गुरु के बाद आता है पंचवें 5वें घर के स्वामी
किस घर में बैठे हैं, उनकी अवस्था क्या है, उन पर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है, इन तमाम चीजों का विवेचन करना होगा। चंद्र कुंडली के माध्यम से आपके बच्चे के दिमाग की स्थिरता कैसी है, हमारा बच्चा पढ़ाई के समय पे उसके नकारात्मक चीजों का समावेश तो नहीं हो रहा है, या हमारे बच्चे के एजुकेशन का जो समय चल रहा है, पढ़ाई का जो समय चल रहा है, उसकी विपरीत दशाएं तो नहीं चल रही है। प्राचीन काल में हमारे जो माता पिता बताए गए थे कि जब हमारा बच्चा विद्या अध्ययन के लिए जाता था तो विद्या आरंभ की एक विधि होती थी, क्या हम उस विधि को हम किए हैं, या एजुकेशन के समय में उसके ऊपर राहु आदि की दशाएं चल रही हैं तो हमारा बच्चा पीड़ित रहने वाला है, परेशानी में रहने वाला है। छोटे से बच्चे होते हैं, वो रात भर जागना प्रारंभ कर देते हैं, लैपटॉप पे आपका बच्चा लगा है या फोन के अंदर आपका बच्चा रात भर लगा है। किसी चीज की अगर अति हो रही है तो आपको देखना बहुत आवश्यक है कि कहीं ना कहीं से आपका बच्चा, आपके बच्चे के ऊपर नकारात्मक चीजों का समावेश हो चुका है, आपके बच्चे के ऊपर बुरी दशाएं चल रही हैं, उस दशाओं का विवेचन करना बहुत आवश्यक है। मैं आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे की पत्रिका में गुरु चांडाल दोष लगा है, सूर्य ग्रहण दोष लगा है, चंद्र ग्रहण दोष लगा है, या आपके बच्चे की पत्रिका में पंचमेश पीड़ित है, आपके बच्चे की पत्रिका के अंदर राहु जी की दशा आदि चल रही है, तो उसका समय रहते हुए आप निदान कर दीजिएगा ताकि उसके जीवन में सफलता का योग बन जाए। ऐसा ना हो कि जब समय निकल गया और आप किसी पूजा अर्चन बंधन को आप कराएं और आपके बच्चे के जीवन में वो समय नहीं रह गया है तो उसकी सफलता का द्वार बंद हो सकता है। बेहतर है कि उसकी सफलता के लिए जो समय उसके जीवन में चल रहा है, अगर सही समय चल रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे उपाय आप करते जाइए, आपका बच्चा अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेगा। हमारे कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हैं, 1 नंबर से रह जाते हैं, सीए बनना चाहते हैं, 1 नंबर से रह जाते हैं, या आईएएस पीसीएस की तैयारी कर कंपटीशन के अंदर आपका बच्चा बैठ रहा है लेकिन उसके जीवन में सफलता का योग नहीं बन पा रहा है। बेहतर है उसकी पत्रिका का विवेचन करना बहुत आवश्यक है कि बच्चा इतना मेहनत करने के बाद, या जो वो क्षेत्र चुना है सही क्षेत्र है उसके लिए, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है या जो क्षेत्र पर वो वर्क कर रहा है, जिस क्षेत्र पर वह कार्य कर रहा है, तो दोनों का मैच है कि नहीं है। आप किसी आचार्य के माध्यम से जाकर के दशमेश का विवेचन जरूर करिए। आप अपने बच्चे की पत्रिका का 10वां भाव जरूर दिखाइए कि आपका बच्चा बनेगा क्या, या जो क्षेत्र में बन रहा है वह उस क्षेत्र के अंदर उसको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसकी पत्रिका के हिसाब से क्या क्षेत्र उसके लिए लिखे गए हैं, और जो क्षेत्र दशमेश से लिखा गया है उस क्षेत्र में अपने बच्चे को आप लेके जाते हैं तो विश्वास मानिए सफलता का योग बनता चला जाएगा। लेकिन उसके विपरीत क्षेत्र में आप डाल देंगे, क्योंकि जब विपरीत क्षेत्र कब मिलता है व्यक्ति को, जब विपरीत हवाएं व्यक्ति के जीवन में तब आती हैं जब उसके जीवन में संघर्ष का योग बनता है। अगर आपके बच्चे के जीवन में अगर आप संघर्ष डालना चाहते हैं तो आपको किसी से विवेचन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको संघर्ष से आप बचाना चाहते हैं तो उसकी पत्रिका का विवेचन करें कि उसकी पत्रिका के माध्यम से 10वें भाव के अंदर जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, अपने पत्रिका का भी से विवेचन कर लें कि उनके 10वें भाव के माध्यम से बच्चा बनेगा क्या, जो बनेगा उसी क्षेत्र में डालें ताकि उसके जीवन में सफलता का योग बन जाए। बिल्कुल, और यकीनन जैसे कि आचार्य जी आपने बताया भी कि किस तरह से प्लैनेट्स की पोजीशंस और ऊपर से दशाओं का भी फेवर में ना आना जो है कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है बच्चों के भविष्य, उनके करियर पर। फिलहाल अब हम बात करेंगे लकी कॉन से। देखते हैं कि कौन है आज के खास शख्स जिन्हें हम लगा रहे हैं कॉल। देखते हैं कौन है लकी कॉन। आज के हमारे लकी कॉन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी आपका स्वागत है शो में, अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। हाँ जी कंचन जी, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। प्रणाम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कंचन है। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपका नाम कंचन है? नहीं, मेरा नाम नहीं है। आपका, मैं आपसे नमस्ते किया। आपने कहा, चलिए ठीक है, नमस्कार। अपना नाम भी बताइए आप। मैं अनिल बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। अनिल जी, आपको बधाई, आज के आप लकी कॉन है। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल जानिए, आप उनकी जन्म की तारीख बताइए। 13 सितंबर 2001। जी, समय? टाइम 9:32। ये सुबह के? इलाहाबाद। ये जो समय आपने बताया मॉर्निंग में। जी, क्या सवाल है आपके? मैडम, इसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और इसकी पढ़ाई कैसी रहेगी, और नौकरी के बारे में। जी, और किस क्षेत्र में जाएगी, इष्ट देव कौन है? जी बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा पत्रिका का विवेचन आपने किया है। मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, आपको समझना होगा कि इनकी पत्रिका के अंदर गुरु चांडाल दोष लगा हुआ है, साथ में चंद्रमा का ग्रहण लगा हुआ है।
शनि जी की महादशा इनकी पत्रिका में चले और शनि जी की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में वर्तमान में चल रहा है वह शुक्र महाराज जी का चल रहा है। आपको समझाना चाहते हैं कि बेहतर, अभी तो समय बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो एजुकेशन में असफलता परेशानी का योग बना है, 10वें से इनके कौन है समझना होगा। आज हम करियर पर चर्चा कर रहे हैं। 10वें भाव के स्वामी इनकी पत्रिका में चंद्रमा महाराज जी हैं। चंद्रमा मनुष्य ज्यादा चक्षो सूर्यो न जायत। तो चंद्रमा जब व्यक्ति के जीवन में पीड़ित हो जाएंगे तो उसकी मन की जो दशा होगी वो अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि मन, मस्तिष्क और माता का कारक होते हैं चंद्रमा। दूसरा योग इनकी पत्रिका में गुरु चांडाल दोष लगा हुआ है और गुरु ज्ञान क्षेत्र के कारक है, तो दोनों दोषों का आपको निदान करना चाहिए। दूसरा, आपने एक प्रश्न किया है कि इनके इष्ट देव क्यों। तुला लग्न के जातक हैं, तुला लग्न के जो भी जातक हैं, अगर माता दुर्गा की आराधना करते हैं, क्योंकि शुक्रवार का दिन देखा जाता है, दुर्गा जी की आराधना करने से, लक्ष्मी जी की आराधना करने से सफलता का योग बनता है। आपने एक चर्चा किया है कि इनका कैरियर क्या है, भी बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी अगर आप इनको आप बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर बना दीजिए, ताकि, क्योंकि इनकी पत्रिका में 10वें के शुक्र बैठे हैं, तो इनके जीवन में मेडिकल क्षेत्र का अगर आप चुनाव करते हैं तो आपकी बच्ची के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल, तो शुभकामनाएं हैं आपको अनिल जी। और फिलहाल अब बढ़ेंगे हम महा उपाय की तरफ। आचार्य जी, जैसे कि आपने आज के प्रयोग बता रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि पढ़ाई में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब करियर की बात आती है तो वो करियर नहीं चूज कर पाते हैं, मतलब उतने सक्सेस नहीं ले पाते हैं जितने की उनकी उम्मीद होती है। हम चाहेंगे कि हर स्टूडेंट जो है आगे चलकर उनका भविष्य बहुत ही उत्तम हो, भाग्यवान बने, पढ़ाई में हमेशा उत्तीर्ण रहें। इसके लिए क्या महा उपाय हो सकता है? बिल्कुल, अपने उन तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, समझना होगा कि हमारे जीवन में जब 10वें पीड़ित है, हमारे जीवन में अच्छी सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, तो उसका कारण क्या है। उस कारण को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि हमने चर्चा किया कि अगर आपका 10वें पीड़ित है दोस्तों, तो समय रहते हुए उसका आप निदान कर लीजिए। विपरीत दशाएं चल रही हैं, उनका निदान कर लीजिए। एक उपाय हम बता रहे हैं, जिनके जीवन में छोटी छोटी असफलता परेशानी का योग बना, उस उपाय को जरूर करें ताकि लाभ का योग बनता जाए। आपके आसपास आप देखते हैं अशोक का पेड़ होता है, अशोक का पेड़ के पत्ते लाना है गुरुवार के दिन, और आपके जहां पर आप एजुकेशन करते हैं, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, मोर पंख के साथ में आप उसको लगा देते हैं, तो आपके जीवन में जो नकारात्मक चीजें हैं वह धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, सफलता का योग बन जाएगा। आपको मोर पंख तो नहीं चेंज करना है, लेकिन नेक्स्ट गुरुवार को, अगले गुरुवार के दिन फिर आपको अशोक के पेड़ के पत्ते लगाना है, ताकि मन की जो दशा है, जो आपके जीवन में विपरीत दशाएं हैं, वह समाप्त हो जाए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सुनील हैदराबाद से। जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आचार्य जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी। आचार्य जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 27 की रात और 28 है, तो ये 28 हो जाएगा 12 के बाद। 28/9/81, 28/9/1981। जी, समय 00:45। जी, सन कौन सा है? 81। हैदराबाद। हाँ, 00 क्या है? 5 है जी, 45 जी। जन्म स्थान? हैदराबाद। हैदराबाद जी। क्या सवाल है आपके? आचार्य जी, मैं किस अक्षर से अपना कार्य करूं? जी, लकी जो अक्षर है मेरी राशि के अनुसार, किस अक्षर से मैं अपना कार्य करूं, और लकी अंक क्या है, और मेरी इष्ट कौन है आचार्य जी? और आचार्य जी, आपने बताया था मेरे को एजुकेशन संबंधित से करिए कार्य बोलकर जी, तो किस दिशा में मैं करना चाहिए आचार्य, कौन सी दिशा में? देखिए दोस्तों, मैं आपको तमाम दोस्तों को समझाना चाहेंगे कि इतनी सारी डिटेल्स के लिए कम से कम 2 मिनट के अंदर आपको इतने सारे उत्तर नहीं मिल पाएंगे। बेहतर है कि आप हमारे संस्थान के अंदर फोन करके अपना जो है अपने पूरे विवेचन को आप जान सकते हैं, क्योंकि आपका इष्ट देव निकालना, नंबर निकालना आधे घंटे का कार्य नहीं, 1 घंटे का है। फिर भी मैं एक चीज आपको आज जरूर बताऊंगा, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, अंगारक दोष आपकी पत्रिका में है, साथ में अमावस्या दोष आपकी पत्रिका में है। इन दोनों दोषों का निदान करते हुए, क्योंकि करियर भाव के स्वामी आपकी पत्रिका में गुरु है, गुरु आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो जो दोष आ रहा है उसका आपको निदान करना चाहिए। पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए। ये सारे उपाय करिए, आपके जीवन में लाभ जरूर होगा। बिल्कुल। तो चलिए, इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ तारे सितारे में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खास जानकारियों के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए अच्छे विषय के साथ। फिलहाल अभी हमें आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।
काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। जेल से फरार सिमी के सभी आतंकियों का एनकाउंटर। भोपाल के बाहरी इलाके में मार गिराया। देर रात हेड कांस्टेबल की हत्या कर फरार हुए थे आतंकी। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से नहीं आ रहा बाज। आज पाक की तरफ से आरएसपुरा सेक्टर और सुचेतगढ़ में लगातार की जा रही है फायरिंग। बीएसएफ दे रही है मुंहतोड़ जवाब। महाराष्ट्र के सांगली में शहीद नितिन सुभाष कोहली को दी गई अंतिम विदाई। पाक की ओर से की गई फायरिंग में शहीद हुए थे नितिन। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज। 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी हत्या। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी हेडक्वार्टर से इंदिरा गांधी मेमोरियल तक निकाला मार्च। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हैं। भोपाल सेंट्रल जेल से फरार सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। भोपाल के बाहरी इलाके के इंतखेड़ी गांव के पास पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में इन आतंकियों को मार गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये आतंकी आज सुबह 3:30 बजे के करीब हेड कांस्टेबल की हत्या कर फरार हुए थे। इस बार भागने वाले आतंकियों में कुछ वे आतंकी भी थे शामिल जो पहले भाग चुके हैं। तो भोपाल के बाहरी इलाके में मार गिराया गया है उन 8 आतंकियों को जो सुबह तकरीबन 3 बजे जेल से फरार हुए थे। कांस्टेबल की हत्या करके फरार हुए थे ये तीनों आतंकी। और आपको बता दें भोपाल से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर ईटखेड़ी गांव में पुलिस ने मुठभेड़ में इन्हें मार गिराया। भोपाल के सेंट्रल जेल से सिमी आतंकियों के फरार होने की से पहले हलचल सी मच गई थी। पूरे राज्य में हाई अलर्ट कर दिया गया था। कांस्टेबल की हत्या करके फरार हुए थे 8 आतंकी। फिलहाल पुलिस मुठभेड़ में इन 8 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भोपाल सेंट्रल जेल से फरार 8 आतंकियों को मार गिराया गया है। भोपाल से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर ईटखेड़ी गांव में पुलिस ने मुठभेड़ में इन्हें मार गिराया है। हमारे साथ सुधाकर द्विवेदी जुड़े हैं इस वक्त। सुधाकर, आपसे अपडेट जानना चाहेंगे। 8 आतंकियों को मार गिराया गया है। खबर आ रही है और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं किया गया है कि 8 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन वहां से भोपाल जो शहर में जहां पे जेल है सेंट्रल जेल, उसके बाहरी इलाके में एक थाना पड़ता है गुनगा थाना क्षेत्र से ये लोग निकले थे। उसके बगल से जो पहाड़ी इलाका माना जाता है डेंस फॉरेस्ट है, वहां से निकल करके बाईपास से ये लोग ऑटो पकड़ने की कोशिश में थे। उसी समय गांव के लोगों ने देखा, स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी और निशादपुरा और गुनगा थाना क्षेत्र की जो फोर्स थी उन लोगों ने घेराव किया। चारों तरफ से जब घेर लिया गया, इनको सरेंडर करने के लिए कहा गया। जब ये सरेंडर नहीं किए तो उस गोलीबारी में 8 आतंकी मारे गए हैं। इस तरह की खबर आ रही है। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, यानी कि जिला प्रशासन के उसके भोपाल प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये पुख्ता खबर मिल रही है कि 8 आतंकी मारे जा चुके हैं। जी बिल्कुल। और इससे पहले भी इस तरह की वारदात सामने आई थी 2013 में, जब खंडवा में जब जेल से आतंकी जो है फरार हुए थे। बार बार इस तरह के मामलों का सामने आना, क्या किसी तरह की प्रशासन की तरफ से चूक मानी जाए? जेल प्रशासन की तरफ से इस तरह किस तरह की बयानबाजी अभी आप जो है सुनने में आ रही है?
नहीं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चूक है, इसलिए भी इसको माना जाए कि सवेरे जब इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को मिली तो उन्होंने आपात एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक के बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ कहा कि इसमें निश्चित रूप से सिर्फ चूक नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती हुई है और इसके हम तय से जांच कराएंगे। इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश के जो पूर्व डीजीपी रहे हैं नंदन दुबे, उनको जांच का जिम्मा सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में यहां तक कहा कि ये साधारण चूक नहीं बल्कि ये राष्ट्रद्रोह की हद तक जाने वाला मसला है, यानी कि जो लोग इसमें शामिल होंगे, अगर जेल के कर्मचारी इसमें शामिल हैं तो उनके खिलाफ सिर्फ सख्त कार्रवाई नहीं होगी बल्कि राजद्रोह का मुकदमा भी कायम होगा। इस तरह का बयान मुख्यमंत्री ने दिया है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत संगीन और बड़ी घटना थी, जेल प्रशासन की बड़ी चूक थी। यही वजह रही है कि एडीजी जेल को हटा दिया गया है, डीआईजी को निलंबित कर दिया गया है, जेल अधीक्षक को निलंबित किया गया है और नंदन दुबे जो मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं उनको जांच का जिम्मा सौंपा गया है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई किसी की मिलीभगत थी या कि इन लोगों का अपना षड्यंत्र था कि जिसको पहले से ही नियोजित तरीके से इन्होंने अंजाम दिया। आपको ध्यान देना होगा कंचन की कल की रात इसलिए भी चुनी गई थी कि दीपावली की रात थी और देर रात तक आतिशबाजी हर जगह पे हो रही थी। उसका फायदा उठा करके जिस तरह से उस हवलदार की हत्या की गई और दूसरे को बांधा गया था, वो इसी का फायदा उठाने की कोशिश थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आतंकियों ने फरार होने से पहले बाकायदा इस पर जम करके काम किया था कि किस तरह से निकलना है और किस रात इसको अंजाम देना है। तो दीपावली की रात का चुना जाना वो अपने आप में एक बड़ा इंडिकेशन है कि उस दिन चूंकि इतना ज्यादा शोरगुल बाहर होता है कि रात में किसी के भी चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इतने खूंखार आतंकवादियों को, जिसमें दो तो 10-10 लाख रुपए के इनामी थे, अहमद खान और जाकिर खान, जिन पर एनआईए ने 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था पहले। ये इतने खतरनाक आतंकियों को जेल ब्रेक होने के करीब 6 से 7 घंटे के अंदर अगर मार गिराया गया है तो निश्चित रूप से ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है। हालांकि उससे बड़ा उन लोगों का दुर्भाग्य माना जाना चाहिए क्योंकि वो इतने बौखलाहट में थे कि इनको अंदाज ही नहीं था कि बाहर किस तरह से निकलने के बाद छुपने के लिए क्या उपाय करेंगे। लेकिन तात्कालिक तौर पर इसको एक बड़ी कामयाबी माना जाना चाहिए मध्य प्रदेश पुलिस का। भोपाल के जो दोनों थाना क्षेत्रों का हमने जिक्र किया आपको, गुनगा और निशातपुरा का, वहां की फोर्स का, और उससे भी बड़ी जो कामयाबी में सहयोग रहा है वो क्षेत्रीय ग्रामीणों का रहा है, जो सुबह के वक्त बाहर खेतों की तरफ निकले थे। उन्होंने संदिग्ध लोगों को देखा, बाईपास की तरफ से ये लोग जा रहे थे, ऑटो पकड़ने के इरादे से कोशिश में थे कि ऑटो अगर मिल जाते कहीं बाहर निकल जाते। उसी समय गांव के लोगों ने देखा और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। उसी की वजह से ये सारे लोग मारे गए हैं आठों काठों। निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी है। लेकिन जिस तरह से भोपाल जैसी अत्याधुनिक जेल को तोड़ करके निकल जाना, ये निश्चित रूप से न सिर्फ मध्य प्रदेश की जेलों, क्योंकि इससे पहले खंडवा हो चुका था, बल्कि देश की दूसरी जेलों पर भी अब सुरक्षा के उपाय जो किए गए हैं उस पर सवाल खड़ा करता है। यही वजह है कि जी सुधाकर, वाकई आप बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि आतंकियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम तक रखा गया था और ऐसे में इन 8 आतंकियों का इस तरह से जेल से फरार होना, कांस्टेबल की हत्या करके ये फरार हुए। जानना चाहेंगे अगर ये पकड़े नहीं जाते या फिर इनको मार नहीं गिराया जाता तो क्या किस तरह का ये एक खतरनाक जो था अंजाम दे सकते थे? बात का आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जब इनको वहां पे जेल से ले जाकर के कोर्ट में पेश किया जाता था तो अभी जो इसके पहले जो जेल ब्रेक से पहले पेशी इनकी हुई थी, इसकी लोग लौटते समय पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के पहरे में तालिबान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने हार्डकोर थे, ब्रेन वॉश इनका किस हद तक किया गया।